इस वीडियो में हम समझेंगे वाइंडिंग अप क्या होता है, उसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, कितने प्रकार के वाइंडिंग अप का ऑफ कंपनी होते हैं, वाइंडिंग अप अनरजिस्टर्ड कंपनी का कैसे होता है, उसका असर क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। बहुत ही आसान भाषाओं में बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन द कंपनी, settling its liabilities and distributing any remaining asset to its shareholders. दिस मेक्स द एंड ऑफ द कंपनीज लीगल एग्जिस्टेंस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को इस तरह से क्लोज कर दो कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना रहे। रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड पे से भी कंपनी का नाम हट जाएगा, सारे एसेट जो है वो सेल कर देंगे और जो भी उसका लायबिलिटी है कंपनी का, वो क्रेडिटर्स के इर्द गिर्द जो क्रेडिटर्स के साथ वो शेयर किया जाता है। तो इसी तरह से कंपनी जो है वो बंद कर दी जाती है। अब दूसरी चीज बोलता हूँ कि कितने प्रकार के वाइंडिंग अप होते हैं यहाँ पे। बाय वाइंडिंग अप जो है बाय कोर्ट हो सकता है, जिसको कंपलसरी वाइंडिंग अप भी बोलते हैं, और जो कंपनीज एक्ट 2013 से अप्लाई होता है। दूसरा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का एक लागू होता है। और तीसरा है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों, पहला प्रोसेस जो है जिसको बोलते हैं वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, जिसको कंपलसरी वाइंडिंग अप भी बोलते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 इसमें यूज होता है। और यहाँ पे कोर्ट का मतलब क्या होता है, एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी रो ट्रिब्यूनल। तो ये सिर्फ कंपनी के केसेस ही लेता है। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज इट टेक प्लेस, मतलब यहाँ पे एक बाई कोर्ट का जो वाइंडिंग अप है वो कैसे प्लेस करता है, जो सेक्शन 271 कंपनीज एक्ट में दिया गया है। कंपनी हैज पास्ड अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के जो अंदर के मेंबर है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं कंपनी को बंद करने के लिए। कंपनी ही इज अनेबल टू पे इट्स डेट, मतलब कंपनी ने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं लोगों के पास से, लेकिन उसके पास इतने पैसे, वो इतना प्रॉफिट नहीं कर रही कि वो लोगों को दे पाए वापिस। तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी को बंद करने का टाइम आ जाता है। कंपनी नीड्स एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी और 7 मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। अगर ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे कम मेंबर हो जाते हैं, तो ऐसे में भी कंपनी जो है वो बंद करने का टाइम आ जाता है। चौथा है, कंपनी हैज नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फॉर 5 consecutive years, दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट एक्सेट्रा। ये बात करता है सेक्शन 271F में। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी अपना कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करती है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, फिर एनुअल रिपोर्ट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। अगर ऐसा 5 साल तक कंटिन्यू करती है, 5 साल तक उन्होंने फाइल ही नहीं किया, तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी को बंद करने का समय आ जाता है। द ट्रिब्यूनल बिलीव्स इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी। मतलब ट्रिब्यूनल मतलब क्या है, यहाँ पे कोर्ट, एनसीएलटी जिसको मैंने बोला यहाँ पे, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसको लगता है कि हाँ, कंपनी को बंद करने का समय वाकई में आ गया है, तो वो बंद कर देगी कंपनी को। अब आगे जाते हैं। द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स स्टेट्यूटरी रिपोर्ट और होल्डिंग द स्टेट्यूटरी मीटिंग। स्टेट्यूटरी रिपोर्ट फाइल करने में भी टाइम लगा रही है बहुत, और मीटिंग जो है, कंपनी को ढंग से चलाने के लिए अंदर अंदर मीटिंग लेते हैं कंपनी वाले, तो वो अगर लेट हो रहा है तो उसमें भी वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट एंड sovereignty and the integrity of India according to section 271C. Here a petition of winding up can be filed only by the center or state government and not by the person. अगर ऐसा कोई काम कर रही है जिससे देश को नुकसान हो सकता है, अभी जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे बाहर वाले देश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर कंपनी ऐसा काम करती है जिससे हमारा और बाजू वाली कंट्री का रिलेशन खराब होता है, तो ऐसे में भी कंपनी को बंद करने का समय आ जाता है, जिसको बोलते हैं सेक्शन 271C। अभी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कैन बी इफ अ कंट्री हैज अ गुड रिलेशन विद अ फॉरेन कंट्रीज एंड इफ अ कंपनी इज डूइंग समथिंग विच स्पॉइल्स द रिलेशनशिप, तो यहाँ पे कंपनी को बंद करने का टाइम आ जाता है। कंपनीज अफेयर्स कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, मतलब यहाँ पे कंपनी के अंदर ही फ्रॉड चल रहा है, कैसे भी जैसे तैसे काम चला रहे, सब कुछ हाइड करके ब्लैक में काम कर रहे, पैसा छुपा रहे, टैक्स नहीं भर रहे। कंपनी वॉज फॉर्म फॉर अ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, लोगों ने मिलके कंपनी बना दिया, लेकिन उसको फ्रॉड और फ्रॉड के लिए बनाया गया था। तो पीपल इन्वॉल्व कमिटेड फ्रॉड और मिसकंडक्ट। तो इतने सारे या फिर इसमें से कोई भी एक अगर बन जाता है, तो कंपनी को बंद करने का टाइम आ जाता है, जिसका सेक्शन है 271 कंपनीज एक्ट 2013। अब बात करते हैं पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, जिसका सेक्शन है 272 कंपनीज एक्ट 2013।
ये सेक्शन आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत ही घाई घाई में बनाया है। अ पेटिशन टू वाइंड अप अ कंपनी कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो वाइंडिंग अप का जो पेटिशन है वो कंपनी खुद भी फाइल कर सकती है। कंपनी मतलब क्या होता है, डायरेक्टर। स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, उसमें कंपनी खुद पेटिशन फाइल कर सकती है कोर्ट के अंदर कि हमारा पेटिशन एक्सेप्ट करो और कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दो। दूसरा है क्रेडिटर्स, मतलब जिन्होंने पैसा कंपनी पे रोका था उसको अपना उसका रिटर्न नहीं मिला और पैसा जो है वो डूब जाता है, तो कंपनी को बंद करने का टाइम आ जाता है। तीसरा है कॉन्ट्रीब्यूटर्स, मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स हो गया, ठीक है। सेक्शन 272 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे मिस्ड मीटिंग रिपोर्ट्स, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी डिडंट होल्ड एनी रिक्वायर मीटिंग। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी अपनी जो रिक्वायर मीटिंग है जिससे कंपनी का फंक्शन अच्छा हो वो नहीं कर रही है, तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी जो है वो बंद करने का टाइम आ जाता है। दूसरा है इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस टू XYZ नंबर। अब यहाँ पे ऐसे पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर होने, सॉरी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए। तो अगर 2 से कम हो गया और 7 से कम हो गया तो यहाँ पे कंपनी को बंद करने का समय आ जाता है। दूसरा है नो बिजनेस स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी बना दी XYZ लिमिटेड लेकिन बिजनेस चालू ही नहीं हुआ, तो ऐसे में कंपनी को बंद करने का समय आ जाता है। मैनेजमेंट डेडलॉक, कंपनीज कांट फंक्शन ड्यू टू द कंप्लीट डिसएग्रीमेंट अमोंग द डायरेक्टर्स एंड ओनर्स। समझो एक कंपनी में कुछ डायरेक्टर और मेंबर है, वो लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं कि कौन सा बिजनेस चालू कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो अंदर ही अंदर झगड़ रहे हैं, तो बिजनेस आगे कहाँ से बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए यूनिटी चाहिए, तो अगर यूनिटी नहीं मिल रही तो भी कंपनी को बंद करने का टाइम आ जाता है। थर्ड, बाद में आगे है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो भी पिटीशन फाइल कर सकता है। लिक्विडेटर जो है वो भी फाइल कर सकता है, और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इतने जो लोग हैं वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कंपनी खुद कर सकती है, क्रेडिटर भी कर सकते हैं, शेयर होल्डर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, रजिस्ट्रार कर सकता है, लिक्विडेटर कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑथोराइज पर्सन रहता है वो भी कर सकता है। अब बात करते हैं बाई कोर्ट का जो प्रोसीजर है वाइंडिंग अप का। कोर्ट के अंदर प्रोसीजर कैसे चलता है, सबसे पहले तो पिटीशन डालना है, जाहिर सी बात है। कोई भी केस कोर्ट में कब चलता है, जब आप पेपर वर्क फाइल करके वहां पे डालो। तो यहाँ पे सबसे पहले पिटीशन क्या होता है, केस का पेपर रहता है जिसमें कंपनी का नाम रहता है, सारी चीजें रहती है, कितना उसने क्या किया, कितना लॉस हुआ, या फिर कितना क्या उन्होंने फ्रॉड किया, सब लिखा रहता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पिटीशन फाइल करना है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, जिसको NCLT भी बोलते हैं। नोटिस टू कंपनी, मतलब कंपनी को नोटिस जाती है कि भाई आप कोर्ट में आ जाओ करके। जब कंपनी वाले खुद कोर्ट में आ जाते हैं तो दोनों पक्ष जो है, जिसने पिटीशन फाइल किया और जो सामने वाली जो डिफेंडेंट जो कंपनी है, ठीक है, उसको दोनों को सुनने में आता है। फिर सुनने के बाद जज जो है वो लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। लिक्विडेटर अपॉइंट कर, चौथे में लिखा है लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट। तो लिक्विडेटर क्या करता है, असेट लिक्विडेट करता है 5th पॉइंट में। द लिक्विडेटर टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनीज एसेट एंड स्टार्ट सेलिंग देम। छठा है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। द लिक्विडेटर पेज ऑफ द कंपनीज डेट्स फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स। सातवां है फाइनल रिपोर्ट। द लिक्विडेटर सबमिट्स फाइनल रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल एंड डिसोल्यूशन ऑर्डर पास होता है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे फाइलिंग पिटीशन होता है, फिर कंपनी को समन मतलब नोटिस होता है, उसमें लिखा रहता है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है उनको इतने बजे इतनी तारीख को कोर्ट में आना है। तीसरा है दोनों पक्ष को सुनने में आता है, जिसको हियरिंग बोलते हैं। चौथा है हियरिंग के बाद लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर अपना एसेट जो है वो सेल करके जो पैसा आता है वो जो क्रेडिटर है, जो कंपनी के लेनदार होते हैं जिन्होंने पैसा रोका था उसमें, उनके बीच में बांट देते हैं। तो बाद में है फाइनल रिपोर्ट आता है लिक्विडेटर का, और डिसोल्यूशन ऑर्डर पास करती है एक कोर्ट। पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ पिटीशन, सेक्शन 273 कंपनीज एक्ट 2013। कोर्ट जो है वो जैसे रेगुलर कोर्ट होती है ना दोस्तों, सिविल क्रिमिनल वाली, वैसे भी ये कोर्ट काम करती है। कोर्ट के पास अगर टाइम नहीं है तो वो एडजॉर्नमेंट कर सकती है, डेट आगे वाली तारीख दे देंगी। पिटीशन में अगर कोई दम नहीं है, सारे एविडेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो डिसमिस भी कर सकती है, ठीक है। और टेम्पररी होल्ड, यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट कैन इशू अ टेम्पररी ऑर्डर, यानी कि जो इंजंक्शन होता है। अभी कोर्ट केस का ऐसा होता है कि वो 10-10 साल तक चलता है, तो 10 साल अगर कंपनी घाटे में जाएगी तो क्रेडिटर को और भी नुकसान होगा,
तो कोर्ट क्या बोलेगी, कंपनी को टेम्पररी बंद कर दो जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं होता, क्योंकि फाइनल ऑर्डर में क्या होता है, हो सकता है ऑर्डर ऑर्डर आए कंपनी बंद करने का, लेकिन अगर कंपनी बंद करने का ऑर्डर नहीं मिला तो तब तक के लिए टेम्पररी ऑर्डर दिया जाता है कि आप कंपनी का काम बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में वाइंडिंग अप ऑर्डर, अगर कोर्ट को लगा, जैसे मैंने ये प्रोसेस बताया, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 8 है डिसोल्यूशन ऑर्डर, तो यहाँ पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी आ सकता है, कोर्ट के ऊपर है, अगर उसको लगा कि हाँ सारे एविडेंस सही सलामत है तो वाइंडिंग अप का प्रोसेस भी हो जाता है। अब बात करते हैं लिक्विडेटर, जिसका सेक्शन है 275 कंपनीज एक्ट 2013। उसके पावर और ड्यूटीज के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, लिक्विडेटर कौन होता है, कोर्ट जो ओपन करती है वो उसका जो एसेट एंड लायब एसेट जो है वो सेल करके जो उसकी कंपनी का जो लायबिलिटी है वो पे कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनीज ऑपरेट कंपनीज बिजनेस, ये हो सकता है उसका काम। लीगल मैनेज लीगल एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी। तीसरा है डिस्पोज द कंपनीज प्रॉपर्टी थ्रू पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट सेल, कंपनी के जो अंदर के एसेट है वो प्राइवेट सेल और या तो ऑक्शन करके बेच सकता है। सेल द एंटायर कंपनी एज अ फंक्शनिंग बिजनेस, कंपनी को पूरा पूरा चालू बिजनेस है वो बेच सकता है किसी को, उसका जो पैसा आता है वो जो लेनदार होते हैं कंपनी के उसके अमोंग बांट सकता है वो। सिक्योर लोन फॉर यूजिंग कंपनीज एसेट, परस्यू और डिफेंड द लीगल एक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, यहाँ पे क्या होता है वो कंपनी के लिए कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट के अंदर। सेटल द क्लेम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेल proceeds according to the legal priorities, assess the company's record on file with the government agencies, file claims in the insolvency of contributor, issue and manage the negotiable instruments for the company, hire or consult with the professional agent। अभी लिक्विडेटर को कोई डाउट आ गया तो बड़े बड़े एडवोकेट को भी सलाह लेने जाता है वो कि इसमें क्या करूं मैं, तो बड़े बड़े प्रोफेशनल से बात कर सकता है। टेक एनी नेसेसरी एक्शन एंड साइन और एग्जीक्यूट लीगल डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीजें जो है वो लिक्विडेटर कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब तक हम लोगों ने क्या देखा था, कोर्ट कैसे वाइंडिंग अप करती है, लेकिन ये दूसरा पॉइंट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। यहाँ पे कंपनी खुद वाइंडिंग अप के लिए चली जाती है, कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एक्ट लागू होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। पहले वाले में क्या था, जो कोर्ट से वाइंडिंग अप होता है ना एनसीएलटी, जिसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप सॉरी कंपलसरी वाइंडिंग अप बोलते हैं, उसमें कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। लेकिन अगर वॉलंटरी कंपनी को जाना है बंद करके तो उसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू होता है 2016 वाला। वॉलंटरी वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है, कंपनी खुद वाइंडिंग अप प्रोसेस चालू कर देती है। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज इट टेक प्लेस, वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑकर्स व्हेन द कंपनी पासेस अ स्पेशल रिजोल्यूशन, पास करते तभी भी होता है। एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, अभी जैसे कंपनी को बनाया था 5 साल के लिए 7 साल के लिए, तो जैसे 7 साल खत्म हो गया कंपनी का प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है। या तो फिर कोई इवेंट हो गया, अभी जैसे मैंने समझो एक आदमी है जिसने XYZ कंपनी बनाया एक गोल को अचीव करने के लिए, तो वो गोल अगर पूरा हो जाता है, वो उन्होंने वो प्रोडक्ट बना दिया तो वो कंपनी अपने आप बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। हालांकि थोड़ा बहुत प्रोसेस अंदर होता है, वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि कोर्ट का मदद का बिना ये वाइंडिंग अप होता है। अब इसका वॉलंटरी वाइंडिंग अप का प्रोसेस मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं वाइंड अप के लिए। बाद में शेयर होल्डर मीटिंग भी हो सकती है, जनरल मीटिंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स इज हेल्ड एंड अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड। डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, यहाँ पे सोल्वेंसी के लिए डिक्लेरेशन होता है। डायरेक्टर्स डिक्लेयर दैट अ कंपनी कैन पे इट्स डेट इन अ फुल विद इन 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, देखो यहाँ पे भी लिक्विडेटर आता है। लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द प्रोसेस, नोटिफिकेशन दिया जाता है। रिजोल्यूशन एंड द लिक्विडेटर्स अपॉइंटमेंट आर फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। एसेट लिक्विडेशन, लिक्विडेटर है वो क्या करता है, कंपनी के अंदर जो एसेट है उसको सेल करने लगता है। बाद में सेल करने के बाद जो पैसा आता है उससे क्या होता है, 7वां पॉइंट डेप्ट सेटलमेंट करता है, जिसका जिसका उधारी बाकी होता है वो चुका देते हैं। फाइनल मीटिंग करने को आती है, जिसमें फाइनल मीटिंग में सारा डिस्कस हो जाता है, कितना उधारी बाकी है, कितना किसको देना है वगैरह वगैरह। अब लास्ट में आता है डिसोल्यूशन। ये सब होने के बाद, सारा उधारी चुकाने के बाद लास्ट में डिसोल्यूशन का पॉइंट आता है, जहां पे लिक्विडेटर फाइल्स द फाइनल रिपोर्ट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड कंपनीज इज डिसोल्व आफ्टर वेरिफिकेशन।
अब बात करते हैं लिक्विडेटर का। अभी जैसे उसमें भी लिक्विडेटर और उसका पावर था, यहाँ पे भी उसका लिक्विडेटर और पावर है। फॉलो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंपनी और क्रेडिटर्स, creates a list of people financially responsible for the company, hold a company's meeting to get approval for decision, keeps accurate financial record, files financial statement with the government every quarter, pays off a company's debt and sort out the ownership right among contributors, works carefully and diligently। मैं यहाँ पे ये सारे उसके राइट्स मतलब पावर और ड्यूटीज हो गया लिक्विडेटर का। अब सबसे लास्ट वाला मोड है जिसको बोलते हैं वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी डिसाइड्स टू शट डाउन, ठीक है। सबसे पहले कंपनी खुद सोचती है कि भाई उसको शट डाउन होना है हमेशा के लिए। कोर्ट कैन ओवरसी द क्लोजिंग प्रोसेस टू मेक श्योर एवरीथिंग इज डन फेयरली। यहाँ पे कहते हैं प्रोसेस जो है वो नॉर्मली चलता है, लेकिन कोर्ट जो है वो अपना ध्यान रखती है कंपनी के ऊपर कि भाई बराबर सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही। इससे क्या होता है, जो क्रेडिटर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनको उनको भरोसा रहता है कि हाँ कंपनी का जो अंदर का प्रोसेस है बंद करने का वो बराबर चल रहा है, ठीक है। और दिस हेल्प्स द प्रोटेक्ट एवरीवन, द कंपनी इटसेल्फ एंड द शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट जो है, लोग कोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं कि भाई कोर्ट है, जज बैठे हैं, कानून जुडिशियल सिस्टम बैठी है, तो सब कुछ सही सही होगा। इसीलिए सुपरविजन ऑफ कोर्ट जरूरी है। सुपरविजन, देखो नाम में ही आंसर है, सुपरविजन करना यानी कि देख रेख रखना। काम जो है वो कंपनी भी करती है, लेकिन कोर्ट जो है वो अपनी नजर कंपनी पे रखती है कि भाई सारी चीजें बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। अब कोर्ट के सुपरविजन का बेनिफिट क्या होता है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पहला उसका बेनिफिट है। दूसरा है इजियर फॉर क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटर्स, शेयर होल्डर्स और अदर्स टू सीक इंटरवल इफ नीडेड। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी कोर्ट के ऊपर लोगों को भरोसा होता है और उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। और दूसरा ये होता है कि भाई क्रेडिटर जो है वो सेफ रहेंगे, ताकि उनको भरोसा रहे कि हाँ जो भी चल रहा है वो बराबर चल रहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज इन इंडिया। सबसे पहले इसके लिए नो इजी एग्जिट है। अनरजिस्टर्ड कंपनी जो होती है ना, उसको नॉर्मल वाइंडिंग अप प्रोसेस यूज नहीं किया जाता है। अनरजिस्टर्ड बिजनेस कांट यूज नॉर्मल वाइंडिंग अप प्रोसेस। द रीजन फॉर शटडाउन, unregistered business can be forced to close by court under this condition. It's officially dissolved or cease operation entirely. It can't meet financial obligation। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी सबसे पहले तो इसका इजी नहीं होता बंद करने का, उसका कोई रीजन होना चाहिए, जैसे उसका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहा, लॉस हो रहा है, या फिर कोई फ्रॉड चल रहा है वगैरह वगैरह। कोर्ट बिलीव्स द क्लोजर इज फेयर एंड जस्ट। कोर्ट को खुद को लगता है कि हाँ बंद करना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो ऐसे में कोर्ट भी बोलती है कि हाँ भाई इसको बंद कर दो, भले अनरजिस्टर्ड कंपनी है। व्हाट इज इंक्लूडेड, अभी ये बात करते हैं अनरजिस्टर्ड कंपनी में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। अनरजिस्टर्ड कंपनी कवर्स पार्टनरशिप, limited liability partnership, societies, cooperatives, and similar groups, but excludes railway companies formed under Indian law, businesses registered under current or previous company law, except those originally located in ये सारे एक देश के नाम है दोस्तों। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अनरजिस्टर्ड कंपनी जो होती है ना, वो पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, सोसाइटीज है, ऑपरेटिव्स है, कोऑपरेटिव्स है, और सिमिलर ग्रुप जो वो इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये रेलवे जो है और बाकी जो बिजनेसेस होते हैं जो पहले के कंपनी लॉ से गवर्न होते हैं, उससे उसको एक्सक्लूड कर देती है। अब बात करते हैं वाइंडिंग अप का असर क्या होता है। सबसे पहले तो बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरा उसका असर है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। और तीसरा है उसका एसेट रियलाइजेशन हो जाता है, मतलब एसेट जो वो सेल करेंगे, ऑक्शन करेंगे, या फिर प्राइवेट सेल भी कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। वैसा ऑक्शन करने के बाद जो पैसा आता है वो डेट रिपेमेंट के लिए जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आता है लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग तो अब तक चलती ही है, ठीक है। एनी लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग इन अ कंपनीज आर यूजुअली पोस्ट, मतलब और न्यू क्लेम अगेंस्ट द कंपनी जनरली नॉट अलाउड। मतलब यार एक बार कंपनी बंद हो गया तो आप किसके खिलाफ केस करोगे, जनरली ऐसा केस फाइल नहीं कर सकते अगर कंपनी बंद हो गया ऑलरेडी। लेकिन हाँ कभी कभी हो भी सकता है अगर कोई बड़ा फ्रॉड आया सामने। आपने कभी कभी टीवी में देखा होगा, कंपनी 10 साल पहले बंद हो गई, लेकिन उसका फ्रॉड 10 साल बाद पता चला, तो वापस केस जो है वो खुल सकता है। वैसे भी एम्प्लॉइज टर्मिनेशन, अभी कंपनी बंद हो गया तो एम्प्लॉइज को निकाल देंगे कंपनी से।
शेयर होल्डर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे जो मतलब जो कंपनी का जो उधारी है वो सेटल करने में आता है। कंपनीज डिसोल्यूशन होता है। वंस द लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट द कंपनी इज फॉर्मली डिसॉल्व। एक बार उसका जो क्या बोलते हैं लायबिलिटी पे हो गया तो यहाँ पे कंपनी जो है वो हमें ऑफिशियली बंद हो जाती है। पब्लिक रिकॉर्ड का अपडेट हो जाता है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है जिसको आरओसी बोलते हैं उसके पास लिस्ट होती है कंपनी की। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई कंपनी जो है बंद हो गई है। तो अपने नोटबुक जो डायरी होती है यानी कि जो कंप्यूटराइज जो सिस्टम होता है उसमें अपडेट कर देता है कि हाँ ये कंपनी जो है वो बंद हो चुकी है। इम्पैक्ट ऑन डायरेक्टर्स क्या होता है? डायरेक्टर्स आर रिलीव्ड फ्रॉम द ड्यूटीज। कंपनी बंद हो गया तो डायरेक्टर अपने आप निकल जाएंगे वहां से, उसका नाम निकल जाएगा। लेकिन हाँ, in some cases director may face investigation if they are if they were doing something wrong। अगर समझो कंपनी बंद है लेकिन बाद में पता चला डायरेक्टर ने कोई लफड़ा किया है पहले जब कंपनी चालू था, तो ऐसे में क्या होता है कंपनी जो एक्शन है वो फिर भी ली जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी में फर्क क्या है। वाइंडिंग अप इज द लीगल एंड फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ शटिंग डाउन अ कंपनी। It involves selling asset, paying off debt, and distributing any remaining funds. Think of it as a step to dissemble and settle the company's affair. अब दूसरा यहाँ पे dissolution is a final act where a company is officially ceased to exist. It's like a removing company's name from registrar of and shutting the door for good. डिसोल्यूशन मतलब हमेशा के लिए कंपनी बंद हो गया, उसका रजिस्टर में से नाम निकल जाता है और यहाँ मतलब कंपनी जो है वो कंप्लीटली डेड हो चुकी है। उसका रजिस्टर ऑफ कंपनी से नाम निकल जाता है, ना उसका कोई एग्जिस्टेंस होता है ना वो आगे बिजनेस करेगी। और वाइंडिंग अप इज टेक्निकली प्रोसेस होता है जहाँ पे एसेट सेल होता है और उसका जो लायबिलिटी है वो शेयर होल्डर और जो बाकी जो लेंडर होते हैं। तो यही चीज मैंने आपको बताया यहाँ पे दोस्तों, बहुत आसान भाषा में मैंने ये नोट्स बनाई है। आप जो भी डिटेल इसमें लिखी है सारी एज इट इज आप पेपर में भी लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। शुक्रिया।